नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को हमारे संविधान ने इतनी ताकत दी है कि अगर एक भी जज ज़मीर के साथ खड़ा हो जाए तो आपको 100% इंसाफ दे सकता है। और ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, और ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट में आज के दौर का सबसे बड़ा मामला, जी हाँ, वक्फ कानून, इसकी सुनवाई अगले हफ्ते से शुरू होने जा रही है। तो एक तरफ वक्फ कानून को लेकर जहां मोदी और शाह की सरकार होगी, दूसरी तरफ इस देश की मुसलमान जनता है, सेकुलर लोग हैं और विपक्षी पार्टियां हैं जो चाहती हैं कि इस कानून पर किसी सूरत से स्टे लगे। उधर मोदी सरकार का पक्ष है कि ये जो कानून है लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है और इसे अमल करना ही होगा। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम जनता है या सेकुलर जनता है वो ये कह रही है कि साहब ये कानून उल्लंघन करता है उस संविधान का जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट खड़ा है। तो दोनों तरफ से आप कह सकते हैं दावे हैं, और ये जो मामला है इसकी सुनवाई और कोई नहीं कर रहा है, खुद चीफ जस्टिस कर रहे हैं, संजीव खन्ना। जी हाँ, संजीव खन्ना चीफ जस्टिस खुद इसकी सुनवाई कर रहे हैं। और इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि संजीव खन्ना का रुख क्या हो सकता है, क्या वक्फ कानून पर रोक लग जाएगी या नहीं लगेगी, इससे पहले मैं दो बातें कहना चाहता हूं मिस्टर संजीव खन्ना के बारे में, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा इसको गौर से सुनिएगा। और पहली बात जो चीफ जस्टिस के बारे में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि संजीव खन्ना एक ऐसे खानदान से आते हैं, एक ऐसे फैमिली से आते हैं ऑफ जजेस जो कभी सरकार के आगे अपने जीवन में आज तक नहीं झुका। ये इनका इतिहास बताता है परिवार का, जजेस फैमिली का। और दूसरी बात संजीव खन्ना के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मंदिर और मस्जिद, ये जो मामले चल रहे थे कि इस मस्जिद के नीचे कोई मंदिर है, इस मस्जिद के नीचे कोई मूर्ति दबी है, ये जो मामला चल रहा था, चाहे संभल का मामला हो, चाहे वो काशी का मामला हो, चाहे वो मथुरा का मामला हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की किसी मस्जिद का मामला हो, ये जो मामले चल रहे थे और देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था, एक झटके में संजीव खन्ना ने मंदिर मस्जिद के इस मामलों पर रोक लगा दी थी, स्टे लगा दी थी। तो ये है संजीव खन्ना जो इस मामले की सुनवाई करने जा रहे हैं, और ये देश के सबसे बड़े जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब दोस्तों, ये बात सही है कि जुडिशरी में इस दौर में काफ़ी प्रेशर रहता है और बड़े से बड़े जज कहीं ना कहीं झुकते हुए दिखाई दिए। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो बुनियादी सवाल इस वीडियो में मैं उठाने जा रहा हूँ, जिसका मैं जवाब दूंगा, वो सवाल ये है कि क्या संजीव खन्ना चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 16 अप्रैल से शुरू हो रहे वक्फ कानून के मामले में स्टे देते हैं। स्टे मतलब रोक लगाते हैं इस कानून पर, और रोक तब तक लगाते हैं जब तक इस मामले की पूरी सुनवाई ना हो जाए, पूरी जिरह ना हो जाए, अंतिम फैसला ना आ जाए, जजमेंट ना आ जाए। क्या जजमेंट आने तक मिस्टर संजीव खन्ना अगले हफ्ते से शुरू हो रहे इस मामले पर रोक लगाएंगे, मोदी और शाह के इस कानून पर रोक लगाएंगे? दैट इज़ द बिगेस्ट क्वेश्चन। इसका मैं जवाब देने की आज कोशिश करूंगा। अब दोस्तों, बड़ी खबर पर आने से पहले एक छोटी सी गुजारिश आपसे है कि अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों से और नातेदारों से भी कहें कि इसको सब्सक्राइब करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस पर कमेंट ज़रूर लिखिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अब दोस्तों, 16 अप्रैल से जो मामले की सुनवाई शुरू हो रही है वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, इसमें देश के दिग्गज वकील दोनों तरफ से, सरकार की तरफ से भी हैं और मुस्लिम समाज की तरफ से भी हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि कपिल सिब्बल होंगे, अभिषेक मनु सिंघवी होंगे, खुद बैरिस्टर ओवैसी होंगे इसमें, और भी कई बड़े वकील मुस्लिम समाज की तरफ से हैं, जिसमें कई मुस्लिम संस्थाएं, उन्होंने भी अपने वकील खड़े किए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एपेक्स बॉडी है मुस्लिम समाज की, उसने भी अपना वकील खड़ा किया। तो आप कह सकते हैं कम से कम 1.5-2 दर्जन वकील मुस्लिम समाज की तरफ से होंगे, जिसमें एक से बढ़कर एक वकील है। और उधर आज एक नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि मोदी सरकार की तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई है चीफ जस्टिस की अदालत में, और कहा गया है कि इस मामले में कोई ऑर्डर देने से पहले, कोई आदेश देने से पहले सबसे पहले सरकार को सुना जाए। तो ये एक प्रेशर टैक्टिस है
और मुझे जो बताया गया है कि सरकार की तरफ से भी बड़े से बड़े वकील मैदान में उतरेंगे, अदालत में उतरेंगे। तो आप कह सकते हैं कि 16 तारीख से सुनवाई शुरू होने जा रही है। हालांकि पहले दिन औपचारिकताएं होंगी और बाद में जो बिग क्वेश्चन है वो यही है कि इस मामले में संजीव खन्ना चीफ जस्टिस फैसला क्या देंगे। क्या फौरी तौर पे स्टे लगा देंगे, रोक लगा देंगे। दोस्तों, असली खबर पर आने से पहले एक छोटी सी बात और रखना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी बात है। 2 सेकंड मुझे दीजिए। ये जो देश भर में पिछले कई दिनों से, अरसे से जो ये आंदोलन चल रहे हैं वक्फ कानून को रिजेक्ट करने के लिए, चाहे वो दिल्ली में एजिटेशन हो या मुंबई में एजिटेशन हो या फिर मोदी जी के गढ़ अहमदाबाद में आंदोलन चल रहा हो, मुस्लिम सड़कों पर आ गए, या कलकत्ता में, पूरे देश भर में ये जो आंदोलन चल रहा है, मुस्लिम्स का ये कहना है कि जो कानून आया है ये वायलेशन है, ये संविधान का उल्लंघन है। और अगर ये संविधान का उल्लंघन है तो फिर ये डिमांड वाजिब है, और अगर डिमांड वाजिब है तो केस मेरिट पर है, और अगर केस मेरिट पर है तो फिर स्टे तो मिलेगा, रोक तो लग सकती। और अगर जज दमदार हो तो मैंने कहा ना कि 100% 100% इंसाफ मिल सकता है। लेकिन क्या वाकई ये जो मामला है वक्फ का ये उल्लंघन करता है संविधान का? एक नज़र देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, सब लोग समान हैं, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं। और ये वायलेट करता है क्योंकि ये सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है इस कानून के तहत। दूसरा, अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, रिलीजियस फ्रीडम है और कहीं ना कहीं वो वायलेट हो रही है। अनुच्छेद 25 है जो धार्मिक स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 26 है जो धार्मिक मामलों का प्रबंधन है, यानी रिलीजियस मैनेजमेंट के लिए आप फ्री हैं, आपकी अगर कोई रिलीजियस प्रॉपर्टी है उसको आप फ्रीली मैनेज कर सकते हैं। और भी ये सेक्शंस हैं। ये जो सेक्शंस हैं, क्या वाकई ये कानून मोदी जी जो लेके आए हैं ये उल्लंघन करता है? ये मैं आगे एक नामचीन वकील से इस पर बात करूँगा। अब दोस्तों, असली मुद्दे पर आते हैं, और असली मुद्दा ये है, असली सवाल ये है कि चाहे वो कपिल सिब्बल हों, अभिषेक मनु सिंघवी हों, या बैरिस्टर ओवैसी हों, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, या विपक्ष की सारी पार्टियां हों, इनका जो फोकस है वो 2 चीज़ों पर है। एक, नंबर 1 कि ये कानून खारिज हो क्योंकि ये वायलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरा ये चाहते हैं कि जब मामले की सुनवाई हो रही हो, जो बहुत लंबी खिंच सकती है, बरसों बरस चल सकती है, 2-4 साल चल सकती है, उस बीच इस कानून पर रोक लगा दी जाए। यानी जब तक फैसला नहीं आता, लास्ट जजमेंट नहीं आता, तब तक इस कानून पर स्टे लग जाए। और मोदी की तरफ से कोशिश ये होगी, सरकार की तरफ से, कि स्टे ना लगने दें। पहले बहस हो, जिरा हो, आर्गुमेंट्स हो, और फिर जब फाइनल जजमेंट आए तब देखा जाएगा। उनकी स्ट्रैटेजी है। तो सवाल इस बात का है कि क्या फौरी तौर पे, हालांकि पहले दिन तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन आगे 2-3 जब सुनवाई हो जाएंगी, क्या इस कानून पर रोक लगेगी? बिग क्वेश्चन। क्या इस कानून पर स्टे मिलेगा? एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि अगर ये राहत नहीं मिलती तो इन 1-2 सालों में जब तक बहस चल रही है तो सरकार, चाहे वो योगी सरकार हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार हो, राजस्थान में हो, वो वही करेंगे जिसका लोगों को अंदेशा है। यानी कहीं ना कहीं ज़मीनों को हड़पा जा सकता है, जैसा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है। इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। तो क्या इस इम्प्लीमेंटेशन को रोकने के लिए सरकार कोई कार्रवाई ना करे, उसको रोकने के लिए क्या फौरी तौर पे एक स्टे मिल सकता है? ये एक बिग क्वेश्चन है, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सबकी निगाह भी है। और इसीलिए आज मैंने एक खास मेहमान को आने का न्योता दिया है। जाने माने वकील हैं, और जेपीसी बनी थी वक्फ बिल को लेकर, उसमें भी वो पेश हुए थे, वहाँ भी उन्होंने जिरा करी थी। इस पूरे मामले को तह तक समझते हैं। वो चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, या मुस्लिम संस्थाएं हों, या पॉलिटिकल पार्टी हों, सबके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और नाम लेने से पहले मैं ये भी बता दूं कि दक्षिण एशिया का जो माइनॉरिटी लॉयर्स एसोसिएशन है, बहुत बड़ी बॉडी, उसके वो जनरल सेक्रेटरी हैं। या मैं बात कर रहा हूं फ़िरोज़ खां गाजी साहब की, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो मेरे शॉर्ट नोटिस पर इस प्रोग्राम में आए और दिल खोल कर, निर्भीक होकर, निष्पक्ष होकर उन्होंने सारी बातें रखी। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, गाजी साहब को सुनिए, क्योंकि ये इस पूरे मामले की तह में हैं और एक एक चीज़ बहुत आसानी से समझाते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं समझाते। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि हम बात अंग्रेज़ी में नहीं करेंगे, हिंदी में ही करेंगे। तो उनको सुनिए, बिग पिक्चर क्लियर होगी कि 16 अप्रैल के बाद होने क्या जा रहा है।
गाजी साहब, क्योंकि आप खुद वकील हैं और पूरे मामले को देख रहे हैं, आपने पूरा ये बिल भी पढ़ा, कानून बनते हुए देखा। क्या आपको लगता है कि क्या ये जो मोदी सरकार ने या मोदी और शाह ने जिस तरह से कानून परोसा है मुसलमानों के लिए, क्या आपको लगता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी जो मजहब की आज़ादी है, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है, उसका ये वायलेशन है? और माइनॉरिटीज को जो प्रोटेक्ट करना है, यानी जो अल्पसंख्यक हैं उनको जो महफूज करने का जो एक अधिकार है जो संविधान देता है, उसका सीधा सीधा मोदी का एक कानून उल्लंघन करता है? एक जी, ऑब्जेक्टिव आंसर। आर्टिकल 14 का 19 का यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 25 का जो कि माइनॉरिटीज को राइट देता है, और आर्टिकल 30 का जो कि माइनॉरिटी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन करने का हक देता है। इन सब का वायलेशन है और इन सब का वायलेशन है। इसीलिए हम आप देखेंगे कि जो नई चीज निकल रही है इस पूरे एजिटेशन में या पूरे वक्फ प्रक्रिया में, वो ये कि अभी हिंदुस्तान का जमीर जिंदा है। इतने लोग फेवर में आ रहे हैं जो कि द पीपुल्स ऑफ अदर फेथ, नॉट ओनली मुस्लिम, सो पीपुल्स ऑफ अदर फेथ आर कमिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं से न्याय का जो है हमारे यहाँ, हमारे कल्चर में, हमारे सोसाइटी में एक न्याय को बहुत अच्छी अहमियत दी गई है। इसी का वजह है कि जब लोग देख रहे हैं क्लियर वायलेशन है, तो पीपुल्स ऑफ अदर फेथ, दूसरे धर्म के लोग जो हैं, वो ज्यादा आगे आ रहे हैं मुसलमानों के, माइनॉरिटीज के राइट्स को बचाने के लिए। और यही एक ऐसा एंगल है जिससे कि हमें उम्मीद है कि इस चीज को सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी कि आखिर में क्या बात है कि उन लोगों का भी जमीर झिझोड़ दिया है इस एक्ट ने या इस ज्यादती ने कि वो खुलकर सामने आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पे भी जो लोग बैठे हैं इस चीज को देख रहे हैं। जी, अब मैं असली मुद्दे पर आता हूं, जो असली मुद्दा है, और असली मुद्दा यह है कि 16 तारीख से, अगले हफ्ते से इसकी सुनवाई शुरू हो रही है, और सुनवाई खुद चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं, संजीव खन्ना साहब। संजीव खन्ना साहब ने कुछ बड़े ही ऐतिहासिक फैसले दिए, चाहे वो संभल मस्जिद का मामला हो, उस पर उन्होंने स्टे लगा दिया, और उस स्टे की वजह से चाहे वो काशी का मामला हो या मथुरा का मामला हो या और बहुत सी, जो हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर ढूंढा जा रहा था, वो जो एक पूरी एक्सरसाइज चल रही थी, उसको उन्होंने रोका है। एक बहुत बोल्ड स्टेप था। ऐसे उन्होंने और भी कई स्टेप लिए हैं। और संजीव खन्ना साहब जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने कुछ ही दिन पहले योगी सरकार की पुलिस को बहुत तेज फटकार लगाई है कि ये पुलिस जो है, इसने कानून ध्वस्त कर दिया उत्तर प्रदेश में। क्या इस तरह का जज, चीफ जस्टिस, जिसने बड़े अच्छे फैसले दिए हैं और ऐसा लगता है कि वो प्रेशर में नहीं है, क्या आप उनसे उम्मीद क्या करते हैं? सबसे पहली आपकी प्रायोरिटी क्या है कि जब सुनवाई हो तो इस पर स्टे लगे, रोक लग जाए, बाद में फैसला है? आगे जो हमें उम्मीद यह है, क्योंकि अभी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, यानी कि आज से 4 रोज पहले आप ये देखेंगे कि यूपी के चीफ मिनिस्टर्स या वैसे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव पोस्चर लिए हुए हैं अगेंस्ट मुस्लिम्स, वो डीएम वगैरह को लेटर वगैरह लिख दिए हैं। अगर इस वक्त स्टे नहीं किया गया तो बहुत बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। और किस तरह का नुकसान हो सकता है? नुकसान ही हो सकता है कि वक्फ प्रॉपर्टी जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट के जरिए, यानी कि वक्फ लाज के जरिए ऑलरेडी गवर्नमेंट के रेगुलेशन में है, अब उस रेगुलेशन को इस तरह से खत्म किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है इस अमेंडमेंट के जरिए, कि वो हो सकता है कि सरकार अपनी पोजीशन में लेने लगे। क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज आज से 100 साल 200 साल पुरानी है, उन प्रॉपर्टीज के साथ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बस ये है कि वक्फ बाय यूजर है, ये फला मस्जिद है, ये पिछले 150 साल से नमाज हो रहा है। आपको क्या खतरा क्या लगता है गाजी साहब? मतलब योगी जी ने फरमान जारी कर दिया डीएम को कि भाई देखिए कहां पर गलत प्रॉपर्टी है। आपका डर क्या, आपका भय क्या है, आपको क्या शक होता है, आपको एतबार क्यों नहीं है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपको क्या लगता है क्या कर देंगे? डर ये है कि जैसे वो चीजें, जैसे कब्रिस्तान है, खासतौर से गांव वगैरह लेवल पे कब्रिस्तान, शहर में तो जगह कम है, तो हमेशा डेली मिट्टी दी जाती है, डेली वहां पर कोई ना कोई दफनाया जाता है, 2-2 4-4 लोग। लेकिन गांव में ऐसे ऐसे कब्रिस्तान है जहां पर कि किसी के यहाँ 6 महीना, साल भर, 2 साल, 10 साल के बाद कोई मैयत होती है, तो वो प्लाट जमीन लगता है। अब उसको अगर ये कहे कि भाई आप ये दिखा दीजिए कि इसके कागज कहाँ हैं, या कोई भी एप्लीकेशन दे सकता है कि डिस्प्यूटेड है, ये ग्राम सभा की जमीन है, ये सरकारी जमीन है, और उसको जो है सरकार जो है पोजीशन में ले ले। अब पूरा चांस है कि यही होगा, यूपी में यही होगा कि हर उस चीज को
जो कि मुसलमानों के मतलब वक्फ प्रॉपर्टीज में इंदराज है, उसको वक्फ प्रॉपर्टी माना जाता है, और उसको डिस्प्यूट क्रिएट करके कि नहीं अब ये हल नहीं हुआ है, इनके पास कोई कागज नहीं है, तो जब तक यह मसला हल नहीं हो जाता है कि वक्फ है या नहीं है, तब तक गवर्नमेंट की पोजीशन में रहेगी, तो मसला ही खत्म हो जाएगा। चलिए, अब मैं अब एक और थोड़ा एक स्ट्रेट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों की तरफ से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, फिर कांग्रेस की तरफ से, और फिर तमाम पार्टियां हैं, डीएमके है, टीएमसी है, सारी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी भी उसमें है, सभी पार्टियों के वकील वहां पर होंगे। कपिल सिब्बल जो इस देश के सबसे बड़े वकील माने जाते हैं आज की तारीख में, अभिषेक मनु सिंह भी, ये बड़े बड़े वकील जो हैं होंगे सामने, संजीव खन्ना होंगे। तो आपको क्या लगता है कि पहली प्राथमिकता ये है कि भाई इंसाफ बाद में हो, फैसला 5 साल बाद आए, 6 साल बाद आए, सबसे पहले स्टे कर दे, ये जो कानून है मोदी का इसको रोका जाए? आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है, मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, स्ट्रेटेजी तो ही होगी किसी तरह से स्टे मिल जाए, और इंसाफ का तकाजा भी यही कहता है कि स्टे मिल जाए। कुछ चीफ मिनिस्टर्स के एग्रेसिव पॉलिसी को देखने से भी ये लगता है कि स्टे मिलना चाहिए, अदरवाइज अगर स्टे नहीं मिला तो सभी कार्रवाई हो जाएगी, और जो ज्यादती मुसलमानों के साथ ऑलरेडी हो रही है वो बहुत ही एग्रेसिव वे में हो जाएगी। तो मैं नहीं, तो समझता हूँ, अगर मैं खुलकर कहूँ, चलिए मान लीजिए इम्प्लीमेंट तो राज्य सरकारों को ही करना है। अब जैसे पश्चिम बंगाल है, ममता बनर्जी ने कहा कि भाई मैं जो कानून है लागू ही नहीं करूंगी। नायडू बाबू भी थोड़ा बैकफुट पर गए हैं। उधर नीतीश कुमार की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई चुनाव। लेकिन आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर हरियाणा कह लीजिए, या फिर झारखंड, क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ कह लीजिए, जो राज्य, या महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है जहां वक्फ की बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, या इवन गुजरात, तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, योगी जी का उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ये जो डबल इंजन की जहां सरकार है जिन राज्यों में, वहां आपको क्या अंदेशा है कि यहाँ पर जोर जबरदस्ती हो सकती है और जमीनों पर जो है कहीं ना कहीं सवाल लगाए जा सकते हैं वक्फ की? आपको ये लग रहा है इसलिए स्टे चाहते हैं आप? नहीं कि अंदेशा और खदशा है, बल्कि हमारा इस किस्म का खदशा रीजनेबल है और लॉजिकल है। उनके एक्शन से लगता है, यूपी के चीफ मिनिस्टर तो ऐसा लगता ही नहीं है कि पूरे यूपी के लोगों का वो चीफ मिनिस्टर है, लगता है कि वो मुसलमानों के चीफ मिनिस्टर नहीं है। उनका जो एक्शन होता है, जो बात करने का तरीका होता है, जो मुसलमानों को किसी तरह से कहते हैं इंटिमिडेट करने का जो बातें आती हैं, कम से कम एक वो शख्स जो कि ऐसे जगह पर बैठा हुआ है, उसको इस किस्म की वार्ता नहीं करनी चाहिए, ना इस किस्म का एटीट्यूड रखना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि नहीं साहब, योगी जी जो हैं वो सबके चीफ मिनिस्टर हैं। ऐसा लगता है कि मुसलमानों के अलावा वो चीफ मिनिस्टर हो सकता है, मुसलमानों के तो नहीं। जी, चलिए खैर, वाजिब है आपका जो भी अंदेशा है। एक और चीज, ये जैसे आज जो डेवलपमेंट हुआ है मोदी सरकार में, मोदी सरकार की तरफ से अर्जी डाली गई है कोर्ट में, और कहा गया है कि भाई इस मामले की सुनवाई जब चीफ जस्टिस करेंगे तो कोई भी फैसला, यानी वो स्टे देते हैं, रोक लगाते हैं इस पूरे कानून पर, या कोई और ऑर्डर करते हैं, उससे पहले सरकार को सुने। तो ये उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से ये एक एप्लीकेशन दाखिल की गई। आपको क्या लगता है कि सरकार भी इसमें पूरा प्रेशर डालेगी? सरकार इस मामले में पूरा एक तरह से कोशिश करेगी कि इस मामले को और लंबा किया जाए, स्टे ना हो इसमें? देखिए, सरकार तो इस मसले को, वक्फ एक्ट को या वक्फ बिल को एक्ट को कन्वर्ट करने में, जिसको कहते हैं ना कि बाय हुक और बाय क्रूक्स, वो करना चाहिए। उससे इससे ये भी क्लियर हो रहा है कि क्यों ऐसा करना चाहती थी, क्योंकि इनके जो लीडर्स है वो पार्लियामेंट में फैक्ट्स एंड फिगर पर झूठ से काम लिए। यहां तक कि जेपीसी के जो चेयरमैन थे, उन्होंने भी पार्लियामेंट में असत्य बोला है, या क्लियर बोला है, मैं बता सकता हूं कहां बोला है। तो इससे तो यही लगता है, हालांकि ये प्रीएम्पशन मूव है, वो इसलिए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए हैं, जिसको कैविएट बोलते हैं, ताकि कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले दूसरी पार्टी को सुना जाए। यही मेन चीज है। तो इसमें से भी जाहिर होता है कि ये एक्ट जिस तरह से पार्लियामेंट में उसको बनाया गया, जिस तरह से उसको परसू किया गया, और जिस तरह से फिर सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट जो है जिस तरह से प्रोएक्टिव रोल अदा करने की कोशिश कर रही है, उससे तो जाहिर होता है कि कंप्लीट जैसे कि एंटी मुस्लिम जहनियत जो है, जो रूलिंग पार्टी है वो बना चुकी है और उसी पर काम कर रही है।
तो ये उनका सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाना, कैविएट लगाना कि पहले सुन लिया जाए हमें कोई बात करने से पहले, हमें तज्जुब नहीं हो रहा। क्या ऐसा लगता है कि ये जो बेंच है इसमें काफी समय लगे, क्योंकि मामला बहुत पेचीदा है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व है, संविधान की बात हो रही है, संवैधानिक मैटर है, इसके अलावा कानून बन चुका है, दोनों हाउस ने पास किया है, लोकसभा राज्यसभा से पास किया है, अब जैसे भी पास किया हो, गन पॉइंट पे पास कराया हो, नीतीश और नायडू पे प्रेशर देके पास कराया, मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दोनों हाउस से पास हो गया है। क्या आपको लगता है कि इसमें इंसाफ पाने में वक्त लगेगा, ये मुकदमा खींचेगा, और जब ये मुकदमा खींचेगा तो जो मुस्लिम संस्थाएं हैं, तंजीमें हैं, और जो तरह तरह के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संगठन हैं, इन सब का भी एक एजिटेशन जारी रहेगा, एक प्रेशर रहेगा? क्या इस पूरे मामले में आपको क्या लग रहा है कि वक्त लगेगा भी? देखिए, अगर इस कानून को स्टे नहीं किया गया, जैसा कि आपने कहा कानून तो बन गया है, चाहे जैसे ही बने, आज की तारीख में कानून है, उसके तमाम प्रोविजंस जो है आज की तारीख में अप्लीकेबल है। लेकिन अगर स्टे नहीं मिला तो मुसलमानों का, या जो इदारे चाहते हैं कि उस पर स्टे मिले, उस पर रोक लगाई जाए, जो कन्विंस है कि यह कानून गलत है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उनको जरा मायूसी होगी। क्योंकि अगर स्टे नहीं किया गया तो जिस तरह से चीफ मिनिस्टर्स जो हैं वो खड़े हैं बिल्कुल बुलडोज करने के लिए सभी कुछ, तो उसको जहन में रखते हुए स्टे मिलना चाहिए। मैं मुसलमान इदारों से कहूंगा कि आप मायूस न हो, लेकिन अगर स्टे नहीं मिलेगा तो फिर वे लोग जो कि अफेक्टेड हैं या एग्रीव पार्टी हैं, उनको एजिटेशन के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो लास्ट होप है। एक आखिरी सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, देश का संविधान जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है, मजहब की आज़ादी देता है, आप कोई भी मजहब को फॉलो कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या ये जो कानून है सीधे सीधे उसका वायलेशन करता है, और सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं इस बात का संज्ञान लेना ही पड़ेगा? यानी ये जो केस है खारिज होने के लिए आपको लगता है मेरिट पर है? देखिए, केस तो कंप्लीट मेरिट पे है, बल्कि मोर देन मेरिट पे है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के कई चीजें हैं, कई उसके आर्टिकल्स हैं जो कि ये एक्ट या ये अमेंडमेंट जो लाया गया है वो वायलेट कर रहा है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि स्टे मिल जाना चाहिए। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको लगता है कि जिस तरह का मोदी सरकार प्रेशर बनाती है, उससे पहले हमने देखा कुछ साल पहले, कुछ बरस पहले, कई ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिन्होंने कहा कि साहब यहाँ तो बड़ी राजनीति हो रही, यहाँ तो बड़ा प्रेशर है, प्रेशर की बात होती है, दबाव की बात होती है। हमने चंद्रचूड़ साहब को भी देखा किस तरह से वो प्रेशर में आ गए, मोदी जी को घर बुला लिया। ये सारी चीजें देखी जो पहली बार हमने देखी कि कोई प्राइम मिनिस्टर एक सिटिंग चीफ जस्टिस के घर पे पहुंच गया। क्या आपको लगता है प्रेशर है और बढ़ेगा, और उसके बावजूद भी जिगरा दिखाएंगे चीफ जस्टिस? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट आंसर। मैं समझता हूं कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या बड़ा एडवोकेट हो या इस चीज से रिलेटेड हो, अगर वो उसको पूरा देश का बेनिफिट देखना है तो उसको इतना जिगरा दिखाना होगा ताकि सोसाइटी का फैब्रिक्स जो है वो बना रहे। गाजी साहब हैं, और गाजी साहब पूरे दक्षिण एशिया के जो माइनॉरिटी लॉयर्स का एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। जेपीसी में गए, तमाम जगह इस पूरे मामले को, इस बिल को एक्ट बनने से पहले इन्होंने कई जगह इंटरवीन किया, और आज भी इस पूरे मामले को ये बहुत तेजी से आगे लेकर चल रहे हैं। सारे इदारों के साथ काम कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, मुसलमानों की बाकी जो संस्थाएं, सबके साथ कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि अगर देश के फैब्रिक को, अगर इस देश की जो सेकुलर फैब्रिक को अगर इंटैक्ट रखना है तो फिर जज को जिगरा दिखाना होगा, कलेजा तो दिखाना होगा, ये वो कह रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं, इत्मीनान दिला रहे हैं सबको कि भाई केस मेरिट पर है, खारिज हो सकता है, और इनकी जो प्रायोरिटी है कि स्टे लग जाए, रोक लग जाए, भले वो दूसरी पेशी में लगे या तीसरी हियरिंग में लगे। पहली प्रायोरिटी सारे वकीलों की, सारे अपोजिशन की है कि इस पे स्टे लगना चाहिए। गाजी साहब, आप आए, आपने वक्त निकाला, और ये वक्त ऐसा होता है जब आप अपने क्लाइंट से बात करते हैं, लेकिन आपने हमें समय दिया, दोस्तों को दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।